नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एएमजी क्लासेज में। आज हम पढ़ने का काम करेंगे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे चौहान वंश। हरियाणा के अंदर चौहान वंश को हम क्या करेंगे, पढ़ने का आज काम करेंगे। चौहान वंश का जो टाइम है वो 1139 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक है। कि 1206 के अंदर इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का समय शुरू हो जाता है, मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु। और 1206 में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का एक वंश शुरू होता है, उसका क्या नाम है, गुलाम वंश। तो 1206 तक क्या रहता है, चौहान वंश का समय काल रहता है। तो आइए शुरू करते हैं चौहान वंश को। कि बात है 1139 ईस्वी की। 1139 ईस्वी में हरियाणा पर चौहान वंश के शासक अरुणराज चौहान ने आक्रमण किया। कि अरुणराज चौहान ने हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया, और जहां आक्रमण किया, जिस क्षेत्र पर हरियाणा के अंदर, उस क्षेत्र को उसने जीत लिया, मगर संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अरुणराज चौहान जो है अधिकार नहीं कर पाया। उसके बाद में बात आती है 1151 ईस्वी की। 1151 ईस्वी के अंदर हरियाणा पर संपूर्ण रूप से चौहान वंश का अधिकार हो गया। संपूर्ण रूप से क्या हो गया, चौहान वंश का अधिकार हो गया। और इस चौहान वंश का एक शासक था, किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये नेतृत्व में हुआ चौहान वंश का एक शासक विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो होता है, उसके नेतृत्व में हरियाणा के ऊपर संपूर्ण रूप से चौहान वंश का अधिकार हो जाता है। और इस विग्रहराज चतुर्थ का जो एक और नाम है, वो नाम है बीसल देव। बीसल देव के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे ही हरियाणा के ऊपर चौहान वंश का अधिकार हुआ, तो बधानक शक्तियां जो है, बधानक शक्तियां प्रभावी थी। इनका प्रभाव था कि ये, इनका क्या काम होता था कि इसके अंदर कुछ लुटेरे होते थे, उनको ही बधानक शक्तियों का नाम बोला गया। कि वो हरियाणा के अंदर प्रवेश करते, कहां से, इनका क्षेत्र होता था दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र। कि दक्षिण पश्चिम के अंदर ये क्या करते, आते, और वहां से, वहां की जनता से जो भी मिलता लूटपाट करके चले जाते। तो इन बधानक शक्तियों ने अरुणराज और विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर कई बार आक्रमण किए, मगर हर बार इनकी हार हुई। बधानक शक्तियों के जो हरियाणा के अंदर क्षेत्र थे, वो क्षेत्र है रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। अब ये जो क्षेत्र है, ये बधानक शक्तियों के थे। इसमें बधानक शक्तियों का प्रभाव था। ये क्या क्या काम करते, इन क्षेत्रों में आते और लूटपाट करके चले जाते। और जाते कहाँ, ये अलवर चले जाते। जो भी कुछ मिलता तो जा करके अलवर उसको ले जाते, वहीं इनका ठिकाना था। तो बधानक शक्तियां जो है, बधानक शक्तियों ने बधानक शक्तियों ने अरुणराज व विग्रहराज चतुर्थ पर कई बार आक्रमण किए।
परंतु हर बार बधानक शक्तियों को हार मिली। कि बधानक शक्तियों ने जो है अरुणराज और विग्रहराज के ऊपर कई बार आक्रमण किए, मगर हर बार इनके मुंह क्या लगी, हार लगी, इनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब इनका एक चौहान वंश का एक शासक बनता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या है, चौहान वंश का शासक बनता है। और इसके शासक बनने के 3 वर्ष उपरांत कि शासक बनने के 3 वर्ष पश्चात पृथ्वीराज चौहान द्वारा संपूर्ण बधानक शक्तियों का अंत कर दिया गया। कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है चौहान वंश का, तो शासक बनने के 3 वर्ष बाद में ये पूर्ण रूप से बधानक शक्तियों का क्या कर देता है, खात्मा कर देता है, उसका अंत कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। चौहान वंश को सबसे प्रसिद्ध करने वाला कोई शासक था तो वो है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में कई निर्माण कार्य करवाए। कि हरियाणा के अंदर क्या है, कई निर्माण कार्य करवाए, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। उनके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है 12वीं सदी में झांसी में असीरगढ़ का किला बनवाया। कि झांसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो एक किला बनाता है जिसका नाम क्या है, असीरगढ़ का किला। और ये असीरगढ़ का जो किला है ये तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसने तोशाम के अंदर 12 गेट वाली बरादरी बनवाई। बारह गेट वाली क्या बनवाई, बरादरी बनवाई। तरावड़ी का किला बनवाया। गोहाना जो कहाँ पड़ता है, सोनीपत में, सोनीपत का किला पृथ्वीराज चौहान के सेनापति, इसका एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है दरिया सिंह। और ये जो गोहाना सोनीपत का किला है ये दरिया सिंह ने बनवाया। दरिया सिंह कौन है, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति है। जो गोहाना के अंदर एक किला बनवाया गया पृथ्वीराज चौहान के समय में, वो किसने बनवाया, दरिया सिंह ने बनवाया। बाकी की ये तीनों चीजें किसने निर्माण करवाई,
पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण करवाई। अब बात आती है 1175 ईस्वी की। बात कब की आती है? 1175 ईस्वी की। 1175 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत के मुल्तान के ऊपर एक आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करता है कि भारत के मुल्तान पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण। उसके बाद में बात आती है 1190 ईस्वी की। तो 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है पंजाब के ऊपर अपना पूर्णतः अधिकार कर लेता है। मोहम्मद गोरी का पंजाब पर संपूर्ण अधिकार, कि पंजाब के ऊपर मोहम्मद गोरी क्या है? संपूर्ण अधिकार कर लेता है। कब? 1190 ईस्वी में। उसके बाद में बात आती है 1191 ईस्वी की। तो 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तो हुआ था जी तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? एक तरफ था मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इस तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? जीत होती है और मोहम्मद गोरी की क्या होती है? हार होती है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता इसी समय, मगर ये व्यक्ति जो है इसने एक कसम खाई, किसकी? कुरान की। कि कुरान की कसम खाई कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं कि दोबारा भारत के ऊपर, दोबारा कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने इसे क्या कर दिया? जिंदा जाने दिया। मगर पृथ्वीराज चौहान को यह पता नहीं था कि ये बार बार भारत के ऊपर आक्रमण करेगा और तुझे ही हरा देगा। तो ये जो तराइन के प्रथम युद्ध की जीत मिलती है पृथ्वीराज चौहान को, इसके कारण होते हैं कि जीत के कारण एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है स्कंद। स्कंद जो है शक्तिशाली सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान का शक्तिशाली सेनापति था। कौन? स्कंद नाम का एक व्यक्ति होता है। वो स्कंद जो है ये पृथ्वीराज चौहान का बहुत ज्यादा ताकतवर सेनापति था। एक होता है गोविंद राय। गोविंद राय, और गोविंद राय जो है हरियाणा का, HR लिख देता हूं, HR का मतलब हरियाणा, हरियाणा का राज्यपाल था। इन दोनों की कूटनीतियों के कारण और पृथ्वीराज चौहान की शक्तिशाली, पृथ्वीराज चौहान जो है खुद बहुत शक्तिशाली शासक था, इन तीनों के कारण क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध जीत सका। कौन? पृथ्वीराज चौहान। किससे? मोहम्मद गोरी से। अब बात आती है 1192 ईस्वी की। बात आती है 1192 ईस्वी की। तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ था कि तराइन का द्वितीय युद्ध, कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था। तो हुआ किसके साथ? वही एक मोहम्मद गोरी, कि 1 साल के बाद में फिर लौटता है, अपनी कसम जो क्या है तोड़ देता है। मोहम्मद गोरी वर्सेस कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार होती है।
और इसकी क्या होती है, जीत होती है। अब पृथ्वीराज चौहान को एक तथ्य कहता है कि मारा जाता है, कि जो ये मोहम्मद गौरी है ये पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, मगर एक तथ्य कहता है कि अपने साथ ले जाता है और बहुत सारी यातनाएं देता है। उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, मगर पहले इसके कारण जान लेते हैं कि क्यों हारा। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो बनी संयोगिता या संयोगिता। जो संयोगिता है वो कौन है, जयचंद की पुत्री है। जयचंद की पुत्री है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है इस संयोगिता से क्या करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है। और ये संयोगिता भी बहुत ज्यादा प्रेम अपना पृथ्वीराज चौहान को करती है। ये कहती है अगर मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान से, वरना शादी कैंसल, की शादी ही नहीं की जाएगी। ये बात जो है जयचंद को पता चलती है। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, तो जयचंद क्या करता है, स्वयंवर बुलाता है और बहुत से आसपास के जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, उनको बुलाया जाता है और संयोगिता को कहते हैं कि कोई भी किसी भी राजा के गले में वरमाला डाल दो, उसके साथ मैं तेरी शादी कर दूंगी। तो ये जयचंद क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाता है और पुतला जो है उसके सामने जितने भी शासक आते हैं उस पुतले के सामने क्या करते हैं, उन सभी के जूते निकलवाता है, पृथ्वीराज चौहान का अपमान करता है। ये बात भी पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाती है और संयोगिता जो है उस पुतले के गले में माला डाल देती है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जो है इस संयोगिता को भगा ले जाता है। इसलिए जयचंद क्या है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है और कहता है कि मेरी इज्जत जो है चली गई। तो ये जयचंद ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है 1192 ईस्वी में। और ये जयचंद जो है मोहम्मद गौरी का क्या रहता है, साथ देता है इस युद्ध में। और दूसरा जो हार का कारण है वो था सकंद। सकंद जो है एक शक्तिशाली सेनापति था, मगर उस समय कहा गया था युद्ध के लिए, कि एक और युद्ध चल रहा था, युद्ध के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ है गया हुआ था। तीसरा जो कारण है वो है चौहान वंश की गढ़वाल वंश से दुश्मनी। कि चौहान वंश की जो है गढ़वाल वंश से दुश्मनी थी, इसीलिए गढ़वाल वंश ने भी क्या है, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। और ना इसने पृथ्वीराज चौहान ने किसी से साथ मांगा, तो इसका साथ है किसी ने नहीं दिया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार गया। और मोहम्मद गौरी क्या है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लेता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। कि एक तथ्य तो क्या है कि ये इसे जो मोहम्मद गौरी है उसी समय क्या है, मार देता है। मगर इस पृथ्वीराज चौहान का एक राज्य कवि होता है या दरबारी कवि होता है, उसका नाम होता है चंद्रवरदाई। उसका नाम क्या होता है, चंद्रवरदाई। और ये चंद्रवरदाई जो है एक पुस्तक लिखता है, उसका नाम होता है पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या लिख दिया चंद्रवरदाई ने कि इसकी मृत्यु का तथ्य दूसरा बन गया। इस पृथ्वीराज रासो में यह लिखा मिलता है कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बना करके दूसरे देश, अपने देश ले जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की क्या है, आंखें फोड़ दी जाती है और उसको बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। और एक बार चंद्रवरदाई क्या है, मोहम्मद गौरी को कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत जबरदस्त धनुधर है, तो इसकी एक प्रतियोगिता करवाई जाए। तो मोहम्मद गौरी क्या है, इसके लिए मान जाता है। और चंद्रवरदाई जो है जब प्रतियोगिता होती है तो पृथ्वीराज चौहान को बताता है कि आपका जो दुश्मन मोहम्मद गौरी है वो इतने
ऊपर बैठा है किसी चीज के, और इतनी उसकी लंबाई है, एक दोहा सा पड़ता है वो, और उस दोहे को पढ़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है अपना तीर छोड़ता है और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, चंद्रप्रदाई कहता है कि सबसे पहले मैंने पृथ्वीराज चौहान का गला काट कर उसको मार दिया, उसके बाद में मैंने अपना गला काट लिया। तो ये बातें जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में भी बताई गई है। तो दो तथ्य हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। अब पृथ्वीराज चौहान को एक उपाधि भी मिलती है, और उस उपाधि का नाम है राय पिथोरा। राय पिथोरा की इसको क्या मिलती है, उपाधि मिलती है। अब 1100 बात आती है 1194 ईस्वी की। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी क्या है, मोहम्मद गौरी रोहतक पर, हरियाणा के रोहतक पर आक्रमण करता है। रोहतक पर आक्रमण करता है। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का संघर्ष झांसी के जाटवा शासक से होता है। जाटवा शासक से होता है। अब क्या है, मोहम्मद गौरी के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है इब्राहिम 12 हजारी, गौरी का सेनापति था। ये इब्राहिम 12 हजारी जो है, ये रेवाड़ी के राजा, रेवाड़ी के शासक तेजपाल पर आक्रमण करता है। तेजपाल पर आक्रमण करता है। अब तेजपाल और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, लड़ाई होती है। इसमें इब्राहिम लोदी क्या है, सॉरी इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम 12 हजारी, इब्राहिम 12 हजारी और तेजपाल की क्या है, लड़ाई होती है। तो इब्राहिम 12 हजारी इसमें क्या है, मारा जाता है, तेजपाल इसको मार देता है। उसके बाद में इसका एक और सेनापति होता है जिसका नाम है बुजुहुद्दीन, ये भी गौरी का सेनापति होता है। ये भी क्या है, गौरी का सेनापति होता है। और ये क्या है, मेवात के शासक, मेवात के शासक हेमराज पर, मेवात का शासक था उस समय हेमराज, और हेमराज पर आक्रमण करता है। हेमराज पर आक्रमण करता है कि हेमराज और बुजुहुद्दीन की क्या होती है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हेमराज क्या है, बुजुहुद्दीन को मार देता है। ये भी क्या है, मारा जाता है। कि एक तो था इब्राहिम 12 हजारी जिसने रेवाड़ी के शासक तेजपाल के ऊपर आक्रमण किया था, तेजपाल ने इब्राहिम 12 हजारी को मार दिया था। और ये दूसरा सेनापति था बुजुहुद्दीन, इस बुजुहुद्दीन ने मेवात के शासक हेमराज पर आक्रमण किया, और हेमराज ने भी क्या किया, इस बुजुहुद्दीन की हत्या कर दी, मार दिया। जब दो सेनापति की हत्या होती है तो मोहम्मद गौरी को भी क्या है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, और वो अपने एक गुलाम को कहता है इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, और उस गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हेमराज व तेजपाल पर आक्रमण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, हेमराज और तेजपाल पर आक्रमण करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, हेमराज और तेजपाल दोनों को क्या है, मार देता है। इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था,
तो ये था गोरी का गुलाम, ये गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गोरी के कहने पर ही इसने इन दोनों के ऊपर आक्रमण किया और इन दोनों को मार दिया। अब बात आती है 1206 ईस्वी की। तो 1206 ईस्वी में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, और इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद में इसकी गद्दी के ऊपर कौन बैठता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी जगह शासन करता है। मगर ये ऐसा शासक होता है कि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सिंहासन पर नहीं बैठता है, अपने आप को गुलाम मानकर ही क्या करता है? शासन करता है। तो 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत काल शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल के अंदर पहला वंश शुरू हो जाता है, गुलाम वंश। तो ये जो गुलाम वंश है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का काम करेंगे। जो चौहान वंश था, हरियाणा के अंदर जो चौहान वंश ने कार्य किया वो हमने आज संपूर्ण रूप से पढ़ा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।